अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीक डी एंटीजन्स। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि जो वीक डी एंटीजन है इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उन सब टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो वीक डी एंटीजन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है वीक डी एंटीजन की, यानी कौन सा ऐसा यानी कि डी एंटीजन को कब हम एज अ वीक कंसीडर करेंगे। तो शुरू में ये होता था कि जब ब्लड ग्रुप जो होते हैं, स्पेशली जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसको टाइप करने के लिए जो हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं वो होती है एंटी डी एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी डी एंटीबॉडी करती क्या है कि वो डी एंटीजन के ऊपर आके अटैच हो जाती है और एग्लूटिनेशन हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। अगर तो एग्लूटिनेशन हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि रेड ब्लड सेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है और ऐसे हम ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं RH पॉजिटिव। ये हम नॉर्मल ब्लड ग्रुप में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वीक एंटीजन यानी डी एंटीजन कब होगा, कब इसको हम वीक डी एंटीजन कंसीडर करेंगे। शुरू में ये होता था कि जब डायरेक्ट, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट इस वजह से कह रहे हैं कि प्राइमरी एंटीबॉडी जो है, यानी प्राइमरी एंटीबॉडी मीन जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी हमने इंसर्ट की है उसी की बेस पे ही एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो जब पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि एंटीजन हमारा स्ट्रांग है, डी एंटीजन स्ट्रांग है, यानी कि हमें कोई और एंटीबॉडी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये डी एंटीजन वीक कब होगा, जब हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। क्योंकि इसमें होता ये है कि जो डी एंटीजन होते हैं या तो वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, या फिर क्या होता है कि जो डी एंटीजन होते हैं ये वेरिएंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम प्राइमरी एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं तो उस वक्त एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन कब होगा, जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी मीन्स कि ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो है रेड वाली, इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी इंसर्ट करते हैं जो इनके FC पोर्शन के साथ अटैच हो जाएंगी प्राइमरी एंटीबॉडी के। ठीक है, और जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी इंसर्ट करेंगे तब जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इनडायरेक्ट इस वजह से कह रहे हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी इंसर्ट करने की वजह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे डी एंटीजन या ऐसे रेड ब्लड सेल जिनकी सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन की जो टेस्ट है वो पॉजिटिव देते हैं, उसको शुरू में कहा जाता था कि ये है वीक डी एंटीजन्स। ठीक है, और इनको DU एंड जो है कहा जाता था, DU एंटीजन कहा जाता था, या फिर इसको हम DU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब इसको फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि जो DU एंटीजन जो है, यानी कि जो वीक डी एंटीजन है, इसकी सिर्फ एक टाइप नहीं होती, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसी टाइप्स को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है, एक है वीक डी एंटीजन, दूसरी है पार्शियल डी एंटीजन, और तीसरी है C इंट्रांस टू D, इंट्रांस टू D, और चौथी जो टाइप है उसको हम कहते हैं DE स्मॉल EL या डेल एंटीजन भी कहते हैं। यानी कि ये वो टाइप्स होती हैं डी एंटीजन्स की जो वीक फॉर्म है डी एंटीजन्स की। ठीक है, या वेरिएंट फॉर्म भी कह सकते हैं डी एंटीजन्स की। तो इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वीक डी एंटीजन जो है ये क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और इसमें क्या क्या जेनेटिक म्यूटेशन होती है, तो इस यानी कि वीक डी एंटीजन बन जाता है। इस तरह हम पार्शियल डी जो है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इस तरह इस फॉर्म को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इन चारों फॉर्म में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये दो वाली हैं, वीक डी एंटीजन और पार्शियल डी एंटीजन। ठीक है, इसको हम चारों को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीक डी एंटीजन है इसको स्टडी करने के लिए हमें डी एंटीजन की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डी एंटीजन है उसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो वीक डी एंटीजन है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डी एंटीजन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और उसमें जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर और जीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे
फिर ही हमें पता चलेगा कि जो वीक डी एंटीजन जो है या उसकी पार्शियल डी एंटीजन जो है वो किस तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जीन्स कौन कौन सी होती हैं जो डी एंटीजन में इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना हो जिसमें मैंने बताया था कि फिशर एंड रेस टर्मिनोलॉजी, उसमें मैंने ये बताया था कि जो, या उसको हम DCE टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, उसमें मैंने ये बताया था कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, और उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जो होंगे उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ऊपर होता है डी जीन, और उसके बाद होता है C जीन, और उसके बाद होता है E जीन। ठीक है, अच्छा, अब इनकी वेरिएंट फॉर्म भी हो सकते हैं, यानी कि C जो ये है कैपिटल C, इसकी जगह पे स्मॉल c भी हो सकता है, और ये जो है कैपिटल E इसकी जगह पे स्मॉल e भी हो सकता है। इसी तरह जो कैपिटल D है इसकी जगह पे स्मॉल d भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने डिटेल में स्टडी किया था जब फिशर एंड रेस टर्मिनोलॉजी जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो जीन्स है इसको फर्दर हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये जो जीन्स होते हैं इनके अरेंजमेंट फर्दर हम डिटेल में देखेंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर ये किस तरह से अरेंज होते हैं। अगर मैं ये क्रोमोसोम का ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि जहाँ पे डी जीन, सी जीन और ई जीन है, उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बना दूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है, डी जीन है। ठीक है, तो जब हम जीन लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम जब, और ये क्योंकि RH ब्लड ग्रुप का हिस्सा है तो है भी जीन, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R, कैपिटल H और D। इसका मतलब है RH-D जीन। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये है क्या है सबसे पहले है तो ये सबसे पहले ही आएगा। ठीक है, और हमें पता है जो जीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलके बने होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उनका एक एंड होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड। ठीक है, अब ये जो RH-D जीन होता है इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्सॉन्स 10 होते हैं। एक्सॉन वो पोर्शन होता है जीन्स का जिसकी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, यानी कि उससे RNA बनता है, फिर RNA से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये जो RH-D जीन है इसमें नंबर ऑफ एक्सॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एक्सॉन RH-D में कितने होंगे, 10। ये जो लेक्चर है आप लोगों ने एंड तक सुनना है, तभी आप लोगों को जो वीक डी एंटीजन है बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जो वीक डी एंटीजन है इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया RH-D जो है जीन जो है उसकी स्ट्रक्चर देख ली। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होगा, RH-D जीन होगा, उसके बाद क्या होता है, C जीन और E जीन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो D जीन है ये अलग से एक वो बना लेता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट है, और उसके बाद जो जीन होता है वो उसको हम C और E जो है इसको हम इकट्ठे ही लिख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं RH-CE, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एक्सॉन 10 होते हैं, यानी कि उनमें दोनों कंबाइन होते हैं। जो नंबर ऑफ एक्सॉन अब आगे हम बनाएंगे उसमें क्या होंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम है आगे कुछ पोर्शन उसका हम बना रहे हैं, ये वाला जो जीन होता है, यानी कि ये वाला जो जीन है इसमें भी C और E में भी नंबर ऑफ एक्सॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका ये 3 एंड है, तो क्या होना चाहिए था कि ये होना चाहिए था कि ये 5 एंड होना चाहिए था और ये फिर 3 एंड, यानी कि इस तरफ को ही मूव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो RH-D जीन है उसमें क्या होता है कि 5 एंड यहाँ पे हुआ, यानी 5 प्राइम यहाँ और 3 प्राइम यहाँ पे, तो ये भी क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी होना तो ये चाहिए था कि ये भी 5 डायरेक्शन यहाँ पे होता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें भी क्या होता है कि 3 प्राइम यहाँ पे होगा, ठीक है, और 5 प्राइम यहाँ पे होगा, यानी कि जो 3 जो है वो एक दूसरे के एक ही साइड पे होते हैं, 3 प्राइम पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है RH-D जीन जो है उसकी कंपोजिशन होती है, और RH
सी और ई जीन जो है उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। और है ये किसके ऊपर, नंबर ऑफ, यानी कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये किस तरह से एंटीजन बनाते हैं रेड ब्लड सेल के, रेड ब्लड सेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो किस तरह से एंटीजन बनाते हैं। हमें पता है कि जो जीन होता है उसने क्या करना होता है, उसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे बनते हैं आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। और मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो उससे बनती है प्रोटीन। ठीक है, तो यानी कि जो डी एंटीजन होगा यानी आरएचडी जीन से जो एंटीजन बनता है वो डी एंटीजन बनता है। ठीक है, और उसकी नेचर क्या होगी, प्रोटीन होगी। इसी तरह जो आरएचसीई है जीन, इससे भी जो एंटीजन बनता है वो क्या होता है, उसकी नेचर भी प्रोटीन होती है। और यही जो एंटीजन बनेगा इसको हम कहेंगे सीई एंटीजन कहेंगे। ठीक है, अब किस तरह से इनकी अपीयरेंस होगी रेड ब्लड सेल के ऊपर, यहाँ पे मैंने रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन बना दी, ये है रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बनी है यानी आरएचडी जीन की वजह से जो प्रोटीन बनी है, ये फर्ज करें एक प्रोटीन बन गई है, तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होगी रेड ब्लड सेल के ऊपर, उसको हम देखते हैं। ये जो प्रोटीन बनी है इस जीन्स की वजह से इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि ये क्या होगी, 12 टाइम पास होगी मेम्ब्रेन से। ये प्रोटीन क्या होगी, 12 टाइम पास होगी मेम्ब्रेन से, यानी कि कितने दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि 12 टाइम पास होगी मेम्ब्रेन से। और कैसे ट्रांसमिट होगी, अब हमें पता है जो प्रोटीन बनती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन अब अरेंज हुई है रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, इसका सी टर्मिनल भी इनसाइड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप होगी, ये इस तरह से शेप होगी कुछ। ठीक है, और इसका जो एन टर्मिनल होगा वो भी इनसाइड होगा। तो अब ये कौन सा एंटीजन बन गया है, इसको हम कहते हैं डी एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन कौन सा बन गया है, डी एंटीजन। तो अब हमने डी एंटीजन के जीन जो है उसको भी हमने देख लिया डिटेल में, और डी एंटीजन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है उसको भी हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो आरएचसीई है, ये जो जीन है, इसकी वजह से जो एंटीजन बनेगा, यानी कि इसकी वजह से जो प्रोटीन बनती है वो किस तरह से अरेंज होती है यहाँ पे रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। क्योंकि अब ये दोनों जीन्स इकट्ठे होती हैं तो ये जो एंटीजन होते हैं डी एंटीजन और सी एंटीजन वो भी तकरीबन करीब करीब ही अरेंज होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, 12 टाइम ही पास होंगे रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन से, ये वाले जीन, सॉरी ये वाले एंटीजन सी और ई एंटीजन। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली ही यानी 12 टाइम पास होंगे, सी बी और ई बी दोनों एक साथ ही होंगे। तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, सी टर्मिनल इनसाइड होगा और यहाँ पे जो होगा एन टर्मिनल वो भी इनसाइड होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही यानी शो करेंगे, ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहले हमने बनाया। ठीक है, तो ये हो गया जो सी और ई एंटीजन की शेप कुछ इस तरह से हो गई। अगर इनकी अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट देखी जाए तो इसमें भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 416 होते हैं और इसमें भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 416 होते हैं। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दोनों में ही सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तो सेम है, वो इनमें फ़र्क कहाँ पे होता है, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तो सेम हो गए लेकिन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 32 से 35 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मसलन कैसे कि 32 अमाइनो एसिड जो इसमें होंगे वो इसमें कोई और होंगे, या 35 अमाइनो एसिड जो इसमें होंगे वो इसमें होंगे से लेकिन कोई और होंगे। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, यानी कि 32 या 35 जो होते हैं वो सारे एक जगह पे ही मुख्तलिफ नहीं होंगे, वो डिफरेंट पोर्शन होंगे, यानी कुछ पोर्शन यहाँ पे होगा, कुछ इधर, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन, अच्छा इस तरह, यानी कि डिफरेंट पोर्शन होंगे। अब अगर देखें इसके एंटीजन्स को तो हमें पता चल रहा है कि ये जो एंटीजन है इसको हम 3
उसमें डिवाइड कर सकते हैं इसकी शेप को। एक जो है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल की आउटसाइड पे हमें शो हो रहा है, और एक क्या है ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है, और एक क्या है इंट्रासेलुलर पोर्शन है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो डी एंटीजन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी और सीई एंटीजन जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। अब हम देखते हैं कि जो डी एंटीजन वीक जो डी एंटीजन होता है उसकी जो टाइप्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे फ़र्क होगा। मसलन जैसे मैंने कहा था कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं दो, एक होता है वीक डी एंटीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है पार्शियल डी एंटीजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इनमें देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो डी एंटीजन होता है वो वीक डी में कन्वर्ट हो जाता है, या कौन सी ऐसी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जो डी एंटीजन होता है वो पार्शियल डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वीक डी एंटीजन जो है ये कैसे बनता है। ठीक है, जो वीक डी एंटीजन होता है वो क्या होता है कि जो हम जैसे मैंने बताया कि जो जीन होते हैं रेंज होते हैं, वो मैंने बता दिया कि एक होता है RH-D जीन होता है और दूसरा होता है RH-CE जीन। ठीक है, अब क्या होगा कि वीक डी एंटीजन कब बनेगा, जब जो RH-D है जीन इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन का ये मतलब होता है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि आगे वाले एक्सॉन जो पोर्शन होते हैं वो सेम रहते हैं, या आगे वाले कोडॉन्स जो पोर्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो होंगे वो भी चेंज हो जाते हैं पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, अब इसको हम वीक डी इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो अमाइनो एसिड चेंज हो रहे हैं वो, अब जैसे मैंने बताया कि जो डी एंटीजन है उसके तीन पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, एक है ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन और एक है इंट्रासेलुलर पोर्शन। तो जब वीक डी एंटीजन बनता है उसमें जब अमाइनो एसिड चेंजेस आती हैं वो अमाइनो एसिड चेंजेस आती हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन में आती हैं, यानी कि यहाँ पे चेंजेस आएंगी, या फिर इंट्रासेलुलर पोर्शन में चेंजेस आएंगी, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन में चेंजेस आएंगी और या फिर इंट्रासेलुलर पोर्शन में आएंगी। ये दो पोर्शन जो है वो इफेक्ट होंगे जो वीक डी एंटीजन होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जो एंटीजन होता है उसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि कोई भी एंटीजन होता है उसको इम्यून सिस्टम तब ही डिटेक्ट करता है जब वो पूरा यानी कि रिप्रेजेंटेड फॉर्म में होता है। मसलन कोई भी एंटीजन होता है, मसलन ये है कोई सेल, उसकी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन है, उसके दो पोर्शन है, फर्ज करें एक है पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन और एक इंट्रा सेलुलर पोर्शन है, तो हमेशा जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है वही हमेशा एंटीजन के तौर पे काम करता है। ठीक है, यानी इसी को ही एंटीबॉडी, इस एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन को इसी को ही एंटीबॉडी डिटेक्ट करती हैं और इसी पोर्शन को ही सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। जो उसके ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन होते हैं और इंट्रासेलुलर पोर्शन होते हैं वो एंटीजन के तौर पे काम नहीं करते। ठीक है, अब क्योंकि इसमें देखें तो इसका ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन और इंट्रासेलुलर पोर्शन जो है वो डैमेज हो गया है। डैमेज मीन्स कि उसमें अमाइनो एसिड की चेंजेस आ गई हैं, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, नॉट चेंज, यानी कि इसमें क्या होगा, जो डी एंटीजन होता है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक, अब चेंजेस कहाँ पे आती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर पोर्शन में चेंजेस आई हैं, तो इसमें होता यह है कि जो रेड ब्लड सेल है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब जीन्स बनते हैं उससे जो प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन क्या होती है, इंसर्ट होती है रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इंसर्ट होके फिर इस तरह की शेप बन जाती है। अब क्योंकि उसके अमाइनो एसिड जो है वो इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन में इंसर्ट हो रहे हैं, और यानी कि जो इंसर्जन में अमाइनो एसिड हिस्सा ले रहे हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन वाले अमाइनो एसिड हैं और इंट्रासेलुलर पोर्शन वाले अमाइनो एसिड हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि क्या हुआ कि जो अमाइनो एसिड थे इस पोर्शन के और इस पोर्शन के वो चेंज हुए हैं, तो क्योंकि ये चेंज हुए हैं इस वजह से क्या होगा कि इसकी इंसर्शन जो है वो कम हो जाती है। ये जो डी एंटीजन बना है इसकी इंसर्शन जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि जब डी एंटीजन जो है वो कम इंसर्ट होंगे रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ डी एंटीजन जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसमें देखें कि डी एंटीजन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई,
यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन और स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई। जस्ट क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ डी एंटीजन जो है उसकी उनकी अपीयरेंस कम हो रही है रेड ब्लड सेल के ऊपर। यानी कि नॉर्मली अगर फर्ज करें कि रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर यहाँ पे हैं इतने अमीनो एसिड इतने डी एंटीजन अपेयर हो रहे हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें ये वीक डी एंटीजन की वजह से क्या हुआ कि ये पोर्शन डैमेज हो गए हैं। तो उससे क्या होगा, अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो यानी कि जो प्रोटीन बन गई है यहाँ पे वो अब कम इंसर्ट होगी, तो नंबर ऑफ डी एंटीजन भी क्या होंगे, कम अपेयर होंगे रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सी चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है। ये कौन सी चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीक डी एंटीजन होता है उसमें क्या होता है कि डी एंटीजन की स्ट्रक्चर सेम रहती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन की स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है, नंबर ऑफ डी एंटीजन जो उनके अपीयरेंस कम हो जाती है, वो अपीयरेंस इस वजह से कम होती है कि उनकी इंसर्शन कम हो जाती है रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम डी पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं या RH पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं इन पर्सन को, ठीक है। यानी इन पर्सन में एंटी डी नहीं बनती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल डी है वो क्या कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये तो हमने देख लिया कि उसका जो ट्रांसमेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर पोर्शन था सिर्फ उसमें ही मॉडिफिकेशन आई है। अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल डी है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आती है। उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, हाइब्रिड जीन हो सकते हैं, हाइब्रिड जीन्स। इसको अब हम देखते हैं डिटेल में कि पॉइंट म्यूटेशन होगा तो क्या होगा और हाइब्रिड जीन की फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जो डी एंटीजन होता है उसके तीन, उसको हमने डिवाइड कर लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन और इंट्रासेलुलर पोर्शन। जो पार्शियल डी होता है एंटीजन, उसमें जो जीन्स में म्यूटेशन आती हैं वो अपेयर कहाँ पे होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन में डिफेक्ट आते हैं वो कहाँ पे अपेयर होते हैं, वो हमेशा ही एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है वहाँ पे इफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डी एंटीजन है उसकी अब यानी कि जो पोर्शन में एज ए एंटीजन के तौर पे बिहेव करना है, यानी कि ये जो आउटसाइड पोर्शन है ये वाला, वो अब डिफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि जस्ट क्या है, RHD जो है और RHCE जो जीन है, RHD जीन है उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है तो वो पॉइंट म्यूटेशन हो गई, और उससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और अमाइनो एसिड कहाँ पे चेंज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हाइब्रिड जीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है हाइब्रिड जीन, इसमें शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो RHD जीन है इसके नंबर ऑफ एक्सॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। इस तरह इसके भी नंबर ऑफ एक्सॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं RHCE के। तो अब हाइब्रिड जीन में होता क्या है कि कुछ इसके एक्सॉन्स जो है, यानी कि RHC जो है इसके जो एक्सॉन होते हैं कुछ, वो कहाँ पे इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि इसके डी एंटीजन जो है इसके अपने जो होते हैं एक्सॉन्स वो डिलीट हो जाते हैं, और RHC के जो होते हैं एक्सॉन वो इधर इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हाइब्रिड बन गया है एक, यानी कुछ पोर्शन उसका RHD जो जीन है उसका कुछ पोर्शन उसका अपना है और कुछ पोर्शन जो है वो RHCE का है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड जीन। तो अब इसमें देखें, अब इसमें जो प्रोटीन बनेगी उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि RHD जो एक्सॉन है वो अपनी प्रोटीन बनाएंगे और RHC वाला जो कुछ पोर्शन है वो अपनी प्रोटीन बनाएंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो है ये जो पोर्शन है उसका, ये क्या हुआ है, ये इसका आ गया था, यानी कि इस जीन का आ गया, ठीक है। तो ये वाला इधर आ गया, ठीक है। तो उससे जो आप प्रोटीन बनेगी वो इस जीन की होगी, तो उसको हम रेड से शो कर देते हैं, यानी कि इस तरह से बन गई है, ये पोर्शन इधर आ गया है। तो अब देखें कि जो डी एंटीजन है अब उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो डी एंटीजन का था वो ये वाला पोर्शन मिसिंग है, डी का मिसिंग है, और किसका आ गया है, CE का आ गया है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब हमें पता है कि जो भी पोर्शन मिसिंग होता है या कोई भी एंटीजन मिसिंग होता है उसके अगेंस्ट वो पर्सन एंटीबॉडी बना सकता है, ठीक है। तो अब देखें इसमें ये पोर्शन मिसिंग है
ये वाला पोर्शन डी का मिसिंग है और किसका आ गया है, सी और ई का आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि अगर इस पर्सन को हम ब्लड देंगे नॉर्मल RH-D का, यानी RH जो D पर्सन है या RH पॉजिटिव पर्सन जो है उसका अगर हम ब्लड देंगे तो उसके जो रेड ब्लड सेल होंगे उसके ऊपर कौन से एंटीजन होंगे, यानी कि ये रेड ब्लड सेल हो गए, और उसके सरफेस के ऊपर जो D एंटीजन होगा वो नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल होगा D एंटीजन जो हमने पहले बनाया हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल होगा। और फर्ज करें ये पोर्शन जो है वो इसका तो नॉर्मल है, लेकिन इसका क्या है यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। RH-D का ये पोर्शन मिसिंग है, ये कहाँ से आ गया, यहाँ से इधर आ गया है, ठीक है। तो जब हम किसी और का ब्लड देंगे इस पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो जब इसको ब्लड ये लगेगा तो इस पोर्शन को जो है, इस पोर्शन को उस पर्सन का इम्यून सिस्टम फौरन कंसीडर करेगा, क्योंकि ये पोर्शन उस पर्सन में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कि जो पोर्शन या जो भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पोर्शन मिसिंग है D एंटीजन का, वो उसका जब एक्सपोजर होगा, क्योंकि अब ये जो हमने D एंटीजन दिया है ये तो नॉर्मल है, किसी और पर्सन का हमने दिया है उसको ब्लड, ठीक है। इसके सारा D एंटीजन जो है वो इंटैक्ट फॉर्म में है, यानी उसके सारे पोर्शन प्रेजेंट है। तो इसका जो पोर्शन मिसिंग था और यहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसको वो क्या करेगा, फौरन कंसीडर करेगा, और इसके अगेंस्ट क्या करेगा, वो ये पर्सन एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। और ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी-D एंटीबॉडी होगी, और किसके अगेंस्ट होगी, ये जो मिसिंग पोर्शन है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी और हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो पार्शियल D एंटीजन वाले पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, एंटी-D एंटीबॉडी बना सकते हैं, यानी कि जब इनको RH-D का ब्लड दिया जाएगा तो ये एंटी-D एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम RH नेगेटिव ट्रीट करते हैं, ठीक है। यानी इनको हमेशा ही RH नेगेटिव पर्सन जो है उसका ब्लड लगाया जाएगा, और ऐसे RH नेगेटिव पर्सन का ब्लड लगाया जाएगा जिसको पहले कभी ना ब्लड, यानी कि कोई और ना ब्लड लगा हो RH उसका, यानी कि RH नेगेटिव का जो हम ब्लड लगाएंगे इसको, तो उस पर्सन को कभी RH पॉजिटिव का ब्लड ना लगा हो, यानी कि उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसको ये ब्लड देंगे इस पर्सन को, यानी इस पर्सन को हम RH नेगेटिव ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पार्शियल D एंटीजन जो है इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की, एंटी-D प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है पार्शियल D के केस में, और इसमें चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। और अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ किया जाए तो इसमें हमने देखा कि जो चेंजेस थी वो इनसाइड थी। तो इवन इनको अगर हम इस पर्सन को अगर ये वाला ब्लड लगा भी दें तो क्या होगा, इसका ये वाला पोर्शन तो प्रेजेंट होगा, इस पर्सन का ये वाला पोर्शन तो प्रेजेंट होगा, तो इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एंटीजन के तौर पे बिहेव कर रहा होता है वो रेड ब्लड सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोर्शन होता है, यानी कि उसका जो D एंटीजन का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है वो एंटीजन के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पर्सन एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ये पर्सन पार्शियल D वाला क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो C जो जीन होता है वो जब ट्रांसफॉर्म में होता है D के, तब क्या चेंजेस आएंगे D एंटीजन में, उसको हम देखते हैं। और डेल जो एंटीजन होता है उसको भी हम देखते हैं वो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो वीक D एंटीजन होता है उसकी एक और टाइप होती है, यानी कि D एंटीजन जो है उसकी एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं C इन ट्रांस टू D। इसमें केस में क्या होता है कि अगर जो जीन्स है जैसे मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि, और हमें पता है कि हर जो जीन होता है वो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, अलील की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे है D और इधर है C और इधर क्या होगा E, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे है D, इस तरह इधर भी होगा स्मॉल c और इधर स्मॉल e जो है, इस यानी कि इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि C इन ट्रांस टू D, इसका क्या मतलब होता है। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि कैपिटल D अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर है तो स्मॉल c क्या होगा, उसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा स्मॉल c, और ये भी क्या होगा, स्मॉल e होगा। अब यहाँ पे देखें कैपिटल D क्या है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे है और स्मॉल c यहाँ पे प्रेजेंट है,
और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे है स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या है, इसको बल्कि मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ, ये दूसरे क्रोमोसोम पे जो है यहाँ पे है स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या है कैपिटल सी, और यहाँ पे क्या है स्मॉल ई। अब देखें कि जो डी एंटीजन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं, डी कैपिटल डी और कैपिटल सी एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सिस फॉर्म कौन सी होगी, सिस फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सिस फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि डी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है इसके साथ कैपिटल डी जो है, और कैपिटल सी भी उसी पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हो गया स्मॉल ई। इस तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है स्मॉल डी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है स्मॉल सी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है स्मॉल ई प्रेजेंट है। अब इसमें देखें डी जीन और सी कैपिटल सी जीन जो है वो एक ही साइड पे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म। जब ये फॉर्म होती है, सिस फॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो डी एंटीजन होता है रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जो डी एंटीजन अपेयर होता है वो क्या होता है नॉर्मल अपेयर होता है, और उसके साथ ये क्या होते हैं RHCE एंटीजन जो होते हैं वो भी नॉर्मल अपेयर हो रहे होते हैं जब ये फॉर्म होती है सिस फॉर्म। जब ट्रांसफॉर्म में होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इनके दरमियान जो डी है यानी कि जो डी जीन से प्रोटीन बनती है और जो सी जीन से प्रोटीन बनती है, इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि अब क्या होगा इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि डी एंटीजन जो है उसकी एक्सप्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, यानी कि जो सी एंटीजन है और डी एंटीजन आपस में क्या होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि डी एंटीजन की अपीयरेंस कम होना या एक्सप्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखें कि जो डी एंटीजन है वो नॉर्मली बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट इसके यानी कि जो सी कैपिटल सी है उसकी ट्रांसफॉर्म में होने की वजह से क्या हुआ कि स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हुई, और उससे क्या हुआ कि डी एंटीजन की एक्सप्रेशन लो हो गई है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म को हम कहते हैं सी इन ट्रांस टू डी, यानी कि ये भी क्या होता है इस फॉर्म में ये होता है कि डी एंटीजन उसकी एक्सप्रेशन वीक हो जाती है। अब हम इसकी लास्ट टाइप देखते हैं जिसे हम कहते हैं डेल फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं डी स्मॉल ई एल, ठीक है। इस फॉर्म में भी यही होता है कि जो नंबर ऑफ डी एंटीजन होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर वो बहुत ही कम अपेयर होते हैं, बहुत ही कम अपेयर होते हैं, ठीक है। तो इवन कि हम एंटीबॉडी इंसर्ट भी करते हैं फिर भी वो अटैच नहीं हो पाती उनके साथ एंटीबॉडी, तो हमें क्या करना पड़ता है फिर एब्जॉर्ब करनी पड़ती है एंटीबॉडी इनकी सरफेस के ऊपर, यानी 37 सेंटीग्रेड के ऊपर एंटीबॉडी को इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, काफ़ी देर इंक्यूबेट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम इल्यूजन करेंगे। ये क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप होती है, उसके थ्रू फिर हम ये जो डी एंटीजन होता है यानी कि डेल एंटीजन जो होता है उसकी हम प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो डी एंटीजन था ये जो वीक टाइप थी वो आप लोगों